अलग से टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, आवेग, इंपल्स। देखो आवेग या इंपल्स होता क्या है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह बल कितने समय अंतराल के लिए लगाया जाता है, तो वस्तु पर लगने वाले बल और उस लगे समय अंतराल का जो गुणनफल है, इन दोनों का गुणनफल ही वाकई में क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। तो देखिए डेफिनेशन अपने पास आई गई। तो क्या परिभाषा मैंने बोली कि किसी वस्तु पर लगने वाले औसत बल, किसी वस्तु पर लगने वाले औसत बल, किसी वस्तु पर लगने वाले औसत बल एवं समय अंतराल, एवं समय अंतराल, समय अंतराल से तात्पर्य जितने समय तक वस्तु पर बल लगता है। समय अंतराल मतलब जितने समय तक वस्तु पर बल लगता है। तो देखो किसी वस्तु पर लगने वाले औसत बल एवं समय अंतराल, समय अंतराल के गुणनफल को, समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। ये लो, ये आवेग की आपके पास क्या आ गई, परिभाषा आ गई कि गुणनफल को क्या कहते हैं अपन, आवेग कहते हैं। अतः क्या फॉर्मूला ले सकते हो आप, ये फॉर्मूला ले सकते हो, अतः आवेग इज इक्वल टू क्या कह देंगे अपन, औसत बल इनटू समय अंतराल, यही तो लिखा है, इनटू समय अंतराल। देखिए अगर मैं आवेग को I से रिप्रेजेंट करूं और औसत बल क्या है, F एवरेज, और समय अंतराल क्या हो गया, डेल्टा टी, तो ये लो, ये आवेग का मेरे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। अब यहां ये जो फॉर्मूला आया है, इससे इसके मात्रक की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसका मात्रक क्या बन रहा है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और समय का क्या होता है, सेकेंड, तो इसका मात्रक हो गया है न्यूटन इंटू सेकेंड। ध्यान रहे आवेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा क्या होती है, बल के अनुदिश होती है। तो मैं लिख देता हूं, आवेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा बल के अनुदिश होती है। आवेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा बल के क्या होती है, अनुदिश होती है। ये अपन ने इसमें देख लिया है। अब देखिए इसी को अगर अपन आगे और बढ़ाएं तो अपन किस तरह से वो ले सकते हैं। देखिए औसत बल क्या था, गौर कीजिए, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, अगर न्यूटन के गति के अगर अपन द्वितीय नियम से अगर देखें इसमें, तो देखिए औसत बल अगर मैं इसे सदिश रूप में ले लेता हूं, ये लो, तो F वेक्टर इज इक्वल टू जो मेरे पास इक्वेशन बन के आती है वो इक्वेशन क्या आएगी, देखो F एवरेज इज इक्वल टू,
ये मैंने पढ़ी हुई है डेल्टा पी वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी। इसलिए आई वेक्टर इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू तो क्या रखूंगा मैं, डेल्टा पी वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी, फिर ये क्या है डेल्टा टी। तो मैं इससे आगे की स्टेप्स को भाई यहां लिख रहा हूं। तो यहां मैं क्या देख रहा हूं कि आई वेक्टर इज इक्वल टू क्या रह गया है भाई, डेल्टा पी वेक्टर रह गया। आई वेक्टर इज इक्वल टू क्या रह गया, डेल्टा पी वेक्टर, जिसे मैं कैसा कह सकता हूं भाई, संवेग में परिवर्तन आ गया है तो ये हो गया है P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। इक्वेशन नंबर आ जाएगी 1 के बाद 2। ये लो, तो एक चीज अपने पास यहां फिर एक क्लियर हो गई कि आवेग है क्या, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ध्यान रखना, संवेग में परिवर्तन कह रहा हूं, संवेग में परिवर्तन की दर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो तो बल होती है, और ये क्या है, संवेग में परिवर्तन, दर शब्द इसके साथ शामिल नहीं है। यानी कि आवेग का मान संवेग में परिवर्तन के क्या है, बराबर है। तो अपन यो कह सकते हैं, अतः क्या स्पष्ट हो रहा है, देखो, अतः किसी वस्तु पर कार्यरत आवेग, इस समीकरण 2 से देखें, अतः किसी वस्तु पर कार्यरत आवेग, अतः किसी वस्तु पर कार्यरत आवेग, कार्यरत आवेग उसके संवेग में उसके संवेग में उसके संवेग में परिवर्तन की दर, उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु पर कार्यरत आवेग उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ध्यान रखना, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, परिवर्तन की दर के बराबर नहीं। अगर संवेग में परिवर्तन की दर कहेंगे तो वो क्या बन जाएगा, बल बन जाएगा। तो यही मैंने कहा है, अतः किसी वस्तु पर कार्यरत आवेग उसके संवेग में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है, और इसे ही कहते हैं आवेग संवेग प्रमेय। तो यहां कह देंगे यही आवेग संवेग प्रमेय है। ये लो, आवेग संवेग प्रमेय भी अपन ने यहां प्रूफ कर ली है। तो आवेग क्या है ये अपन ने जान लिया कि आवेग का मतलब है औसत बल, और समय अंतराल का गुणनफल क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। फिर यहां पर बल का अपन ने मान रखा उस फॉर्मूले में, तो औसत बल का मान रखा, तो मेरे पास क्या आया कि आवेग एक्चुअल में क्या आया, मेरे पास संवेग में परिवर्तन आया, समय परिवर्तन दर नहीं। यानी कि आवेग का मान संवेग में परिवर्तन के तुल्य होता है, और इसे ही कहते हैं संवेग आवेग प्रमेय। तो क्या कहा मैंने, अतः किसी वस्तु पर कार्यरत आवेग उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, और यही वास्तव में क्या है, आवेग संवेग प्रमेय है। ये लो, आवेग संवेग प्रमेय क्या है ये अपन ने इसमें क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। अगर मैं बल और समय के बीच में ग्राफ खींचूं तो देखिए कैसा क्या ग्राफ आएगा, उसकी भी अपन चर्चाएं कर लें, थोड़ा सा उसे और समझ लें। देखिए भाई, यहां ये मेरे पास आवेग मैंने इतना जान लिया था। अगर मैं ग्राफ खींचता हूं, यूं कह दूं, यदि किसी वस्तु पर समय स्मॉल टी पर निर्भर कोई परिवर्ती बल लगाते हैं और बल और समय के बीच में ग्राफ खींचें, तो वो ग्राफ कैसा आएगा वो अपन देखते हैं। तो देखो, इसी पॉइंट में मैं अपन आगे और बढ़ रहे हैं। यूं कह दूं, यदि किसी वस्तु पर
यदि किसी वस्तु पर समय पर निर्भर परिवर्ती बल, यदि किसी वस्तु पर समय पर निर्भर परिवर्ती बल, यदि किसी वस्तु पर समय पर निर्भर परिवर्ती बल लग रहा हो तो, बल लग रहा हो तो, क्या कहा, यदि किसी वस्तु पर समय पर निर्भर परिवर्ती बल क्या हो, लग रहा हो तो बल समय के बीच का ग्राफ, तो बल समय ग्राफ या कह सकते हैं आलेख, तो बल समय ग्राफ चित्रानुसार प्राप्त होता है। देखो इस तरह से आता है, चित्रानुसार प्राप्त होता है। किस तरह से, देखिएगा यहां इस x अक्ष पर तो मैं ले लेता हूं समय को, और y अक्ष पर मैं ले लेता हूं किसको, बल को। अब इनके बीच में अपन ग्राफ को देखें तो देखिए ग्राफ किस तरह से आता है। ये ग्राफ अगर अपन बनाते हैं बल और समय का, तो ये ग्राफ इस तरह से आता है। अगर इस तरह से ग्राफ आ रहा है तो देखिए यहां पर ये तो बल है t1 समय पर, और ये हो गया है बल कितने पर, t2 समय पर। यहां मैं इसका अंतराल ले लूं, चलो ये dt के लिए ले लेता हूं। अगर ये dt के लिए है तो देखिए आप भली भांति जानते हैं कि di इज इक्वल टू क्या होता है, f dt। di इज इक्वल टू क्या होता है, f dt, तो अपन उससे भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा चित्रानुसार प्राप्त होता है। अब देखो इसी में आगे, चूंकि f वेक्टर इज इक्वल टू dp वेक्टर अपॉन में dt, ये अपन d के रूप में पढ़ चुके हैं भाई। f वेक्टर इज इक्वल टू dp वेक्टर अपॉन में dt, या f वेक्टर dt इज इक्वल टू क्या हो गया है, dp वेक्टर। बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। अब ध्यान दें एवं f वेक्टर इंटू dt इज इक्वल टू क्या होगा, di वेक्टर, यानी कि आवेग हो गया। तो देखिए इसलिए di वेक्टर इज इक्वल टू देखो मैंने क्या कहा, f वेक्टर dt इज इक्वल टू dp वेक्टर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एवं f वेक्टर dt इज इक्वल टू di, तो यानी कि di की वैल्यू क्या हुई, f dt, और f dt की वैल्यू क्या है, dp। भाई यही तो मेरे पास वैल्यू बन रही है। चलो मैं ऐसे कर लूं, इसी से काम चला लेता हूं, f di इज इक्वल टू f वेक्टर dt, f वेक्टर dt इज इक्वल टू di, या इसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं कि बल और समय का गुणनफल ही तो है। चलो एक स्टेप अपन इसकी कम कर देते हैं, इसे डायरेक्ट ही लिख देते हैं सीधा। एक स्टेप्स को अपन इसकी गायब कर देते हैं और इसको डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं कैसा, देखो ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि di इज इक्वल टू di वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर dt, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। अब देखो चूंकि di वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर dt, अब मैं ये कह दूं कि यदि किसी समय, यदि बल समय अंतराल t1 से t2 तक कार्यरत रहता है, यदि बल समय अंतराल t1 से t2 तक, यदि बल समय अंतराल, यहां से लिखते हैं,
यदि बल समय अंतराल t1 से t2 तक, यदि बल समय अंतराल t1 से t2 तक कार्यरत रहता है, तो वस्तु पर लगा कुल आवेग क्या होगा? देखो, तो वस्तु पर लगा कुल आवेग, अगर मैं कुल आवेग I की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? समाकलन कर दीजिए। कहां से कहां तक? t1 से t2 तक, और ये हो गया है F वेक्टर dt। और समाकलन, जब अपन ने समाकलन के अनुप्रयोग पढ़े थे तब ध्यान दीजिए कि अगर यहां y और dx है, इसका मतलब जो ग्राफ होगा, यानी ये जो राशि है इनके गुणनफल, यानी इनका जो ग्राफ अपन f और t में ग्राफ ले रहे हैं उस ग्राफ का क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। तो अपन ग्राफ के अनुप्रयोग से यह कह सकते हैं, समाकलन के अनुप्रयोग में अपन ये चीज पढ़ चुके थे कि अतः आवेग का मान ft जो वक्र होगा उस ft वक्र के क्षेत्रफल के बराबर होगा। किसके? ft वक्र के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो अपन जो कह सकते हैं, अतः आवेग इज इक्वल टू बल समय ग्राफ बल समय ग्राफ तथा समय अक्ष के मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल। ग्राफ तथा समय अक्ष के मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल। ये लो, आवेग का मतलब ये निकल गया, यानी इस ग्राफ का जो है क्षेत्रफल वही किसको रिप्रेजेंट करेगा? वही दर्शाएगा आवेग को। तो यहां तक का अपने पॉइंट ये क्लियर कर लिया है। समय अक्ष के मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल आ गया। अब देखिएगा इसी में, अगर यहां तक की चीजें अपन ने इसमें जान ली है कि आवेग इस क्षेत्रफल के बराबर है। अब एक कॉन्सेप्ट अगर अपन लगाएं, अगर आवेग का मान नियत हो, I कांस्टेंट हो, इसका मतलब F इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो गया भैया? कांस्टेंट हो गया। F इंटू टी कांस्टेंट, यानी कि F इज प्रोपोर्शनल 1 में t, अर्थात समान संवेग परिवर्तन के लिए समय अगर कम लग रहा है तो बल का मान क्या होगा? ज्यादा, और समय अगर ज्यादा लग रहा है तो बल का मान क्या होगा? कम होगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है इसका, जिसको अपन अब डिस्कस करेंगे। देखो, देखिए भाई, यदि आवेग नियत हो, अर्थात संवेग में परिवर्तन समान हो तो ऐसे स्थिति के अंदर क्या होगा? F इंटू टी इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? कांस्टेंट। अगर ऐसा लिख रहे हैं तो देखिएगा F इज प्रोपोर्शनल, क्योंकि आवेग का मतलब क्या है भाई? बल इंटू समय। तो F इज प्रोपोर्शनल क्या हो गया? 1 में t, यानी कि अगर समान संवेग परिवर्तन के लिए समय अधिक लग रहा है तो बल हो जाएगा कम, और अगर समय कम लग रहा है तो बल क्या होगा? अधिक। तो यूं कहा जा सकता है, अतः
समान संवेग परिवर्तन, अतः समान संवेग परिवर्तन, या यूं कह सकते हैं, अतः समान संवेग परिवर्तन में समय कम लगे तो बल अधिक वे समय ज्यादा लगे, वे समय ज्यादा लगे तो बल कम होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स देखें अपन, उससे और अच्छी चीज क्लियर होगी। एग्जाम्पल क्या देख रहे हैं अपन, जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी है, क्रिकेट का खिलाड़ी बॉल को पकड़ने के लिए अपने हाथों क्या करता है, पीछे की ओर लेके जाता है ताकि गेंद को कैच करने का या पकड़ने का समय क्या हो, बढ़ जाए, जिससे उसे चोट क्या आती है, कम आती है। और अपनी बोर्ड वाली जो बुक है, यानी कि यूं कह सकते हैं जो एनसीईआरटी की जो बुक है, उसमें इसको डायग्राम भी बना के बताया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, अगर कोई व्यक्ति किसी ऊंचाई से एक तो सीमेंट वाले फर्श के ऊपर कूदे और उसी ऊंचाई से किसी रेत के ढेले के ऊपर कूदे तो उसे चोट सीमेंट वाले फर्श पर ज्यादा लगती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कारण क्या है, सीमेंट वाले फर्श में संवेग परिवर्तन में समय कम लग रहा है, जिससे उसके शरीर पर क्या होगा, बल अधिक लगेगा, जिससे उसे चोट अधिक लगेगी। इसके विपरीत बालू के लिए क्या होगा, समय बढ़ जाएगा। वाहनों में जो शॉकर्स होते हैं, जो स्प्रिंगें लगाई जाती हैं, उनका भी कार्य मुख्य रूप से यही होता है। वो क्या करते हैं, झटकों का समय बढ़ा देते हैं, जिससे यानी कि जो संवेग में परिवर्तन का जो समय है उसको ये बढ़ा देते हैं। समय बढ़ जाने से लगने वाले जो झटके के रूप में जो बल है उसका मान क्या होता है, कम हो जाता है। एक एग्जाम्पल और अपन जान सकते हैं। कैसा एग्जाम्पल? आपने गौर किया होगा, जब क्रोकरी का सामान यानी कांच या चीनी मिट्टी के बने हुए जो बर्तन होते हैं, जब एक से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं तो उनको घास फूस के साथ भरा जाता है अथवा उनको कागज या रद्दी के साथ भरा जाता है, जिससे कि टक्कर का उनमें क्या होता है, आपस में समय बढ़ जाता है। फलस्वरूप समय बढ़ने से उन पर बल क्या होता है, कम लगता है। तो यहां ये एक जानने वाली चीज थी जो अपन ने जान ली है। अतः समान संवेग परिवर्तन से मतलब क्या हो गया, आवेग। यदि आवेग नियत हो अर्थात संवेग में परिवर्तन क्या हो, समान, क्योंकि आवेग का मतलब ही क्या है, संवेग में परिवर्तन। यानी संवेग में परिवर्तन समान हो रहा है अर्थात आवेग क्या है, उसके लिए समान है। तो मैंने ये लिख दिया, अतः समान संवेग परिवर्तन में समय कम लगे तो बल अधिक और समय ज्यादा लगे तो बल क्या होगा, कम होगा। जिसको अपन कुछ उदाहरणों के द्वारा अब अपन क्या करेंगे, इसे स्पष्ट करेंगे। कैसे स्पष्ट करेंगे, देखो, जैसे नंबर फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल में देख लो। इसमें पहला एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, क्रिकेट का खिलाड़ी, नंबर फर्स्ट, क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को पकड़ने या यूं कह सकते हैं कैच करने के लिए अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है। भाई हाथों को पीछे ले जाने मतलब ये कि अपने दूर लेके जाता है ताकि गेंद को पकड़ने का समय बढ़ सके। पीछे की ओर ले जाता है ताकि संवेग परिवर्तन का समय बढ़े और हाथ पर कम चोट आए। ये अपन एग्जाम्पल लिख ले। दूसरा एग्जाम्पल और लिख लेंगे अपन, सीमेंट वाला भी है, और एक एग्जाम्पल कौन सा अपन लिख लेंगे, जैसे वाहनों के शोकर वाला है। एक एग्जाम्पल और है चीनी मिट्टी के बर्तनों वाला। अब इसके बाद फिर अपन डिस्कस करेंगे गति के तृतीय नियम की, यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
ये आप नोट कर लें कि फर्स्ट एग्जाम्पल अपने क्या लिखा है, क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है, यानी दूर ले जाता है, ताकि इस तरह से दूर करने से ताकि संवेग परिवर्तन का समय बढ़े और हाथ पर कम चोट आए। देखिए अपन आवेग संवेग प्रमेय अपन ने पढ़ी थी और उसी का एक कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ लिया था कि अगर बल और समय का जो गुणनफल है, यानी कि आवेग अगर नियत है तो अगर समय अगर बढ़ाया जा रहा है तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल क्या था अपने लिए, कांस्टेंट था। तो इसका एक एग्जांपल अपन ने लिखा था कि क्रिकेट का खिलाड़ी बॉल को पकड़ने के लिए अपने हाथों क्या करता है, पीछे की ओर लेके जाता है, ऐसे इस तरह पीछे ले जाता है। पीछे ले जाने का तात्पर्य है कि वो अपने गेंद को पकड़ने के समय को क्या हो रहा है, बढ़ाता है, जिससे उसके हाथ पर क्या होती है, कम चोट लगती है। फिर दूसरा मैंने एक एग्जाम्पल और बताया था, आपको ध्यान हो तो, कि जब अपन किसी ऊंचाई से एक तो सीमेंट वाले फर्श के ऊपर कूदते हैं और एक बालू रेत के ऊपर कूदते हैं तो सीमेंट वाले फर्श पर अधिक चोट लगती है, क्योंकि संवेग में परिवर्तन का सीमेंट वाले फर्श पर समय क्या होता है, कम लगता है समान संवेग परिवर्तन के लिए, जबकि बालू मिट्टी में समय क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये 2-3 एग्जांपल्स और अपन लिख रहे थे, तो इसमें नंबर फर्स्ट अपन लिख चुके थे, नंबर सेकंड एग्जांपल देखो। नंबर सेकंड में क्या कह सकता हूं कि जैसे अपन सीमेंट वाले फर्श की बात करें तो देखें, किसी ऊंचाई से सीमेंट वाले फर्श पर कूदने वे रेत के ढेर पर कूदने पर किसी ऊंचाई से सीमेंट वाले फर्श पर कूदने व रेत के ढेर पर कूदने पर सीमेंट के फर्श पर अधिक चोट आती है। सीमेंट के फर्श पर अधिक चोट आती है बजाय किसके, बालू रेत के, क्योंकि रेत वाले के अंदर आवेग के लिए जो समय है, यानी संवेग में परिवर्तन का जो समय है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर देखिए नंबर थर्ड एक एग्जांपल और अपन नोट कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल ये है कि ऊबड़ खाबड़ सड़क पर जो यानी टेढ़ी मेढ़ी सड़क है, ऊबड़ खाबड़ सड़क पर चलते समय झटकों को कम करने के लिए झटकों को कम करने के लिए ऊबड़ खाबड़ सड़क पर चलते समय झटकों को कम करने के लिए वाहनों में स्प्रिंग व शॉकर का प्रयोग किया जाता है। वाहनों में स्प्रिंग व शॉकर का प्रयोग किया जाता है। एक एग्जांपल्स और देख लेते हैं। मैंने बताया था आपको, पिछले लेक्चर में बताया था कि क्रोकरी का सामान, जैसे कांच के सामान या चीनी मिट्टी के सामान है, उनको जब अपन एक से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो उनको सुरक्षित ले जाने के लिए उन्हें क्या करते हैं,
घास फूस या कागज की जो रद्दी होती है उसके साथ उनको रख दिया जाता है ताकि उनको झटके कम लगे और उनके टूट फूट की संभावना क्या रहे, कम रहे। तो अपन तीसरा लिख सकते हैं, कांच एवं चीनी मिट्टी के बर्तन, कांच एवं चीनी मिट्टी के बर्तन कांच एवं चीनी मिट्टी के बर्तन घास फूस या कागज में लपेटे जाते हैं। कांच एवं चीनी मिट्टी के बर्तन एक से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए घास फूस या कागज में लपेटे जाते हैं। तो यहां अपन ने आवेग वाला पॉइंट पूरा करके यूं कह सकते हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को अपन ने यहां कंप्लीट कर लिया है। वैसे ही द्वितीय नियम पर आधारित एक संवेग संरक्षण भी इसमें पढ़ना है। संवेग से तात्पर्य होगा अपना रेखीय संवेग, लेकिन वो अपन न्यूटन के गति के तृतीय नियम के बाद पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपन अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूटन का गति का तृतीय नियम, या इस तृतीय नियम को ही अपन कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये आप एक बार नोट करें। फिर अपन थर्ड नियम और पढ़ते हैं। दो नियम अपन ने जान लिए